गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे 3 नंबर चैप्टर की। 3 नंबर चैप्टर का जो आपके नाम था वो आपके सामने है स्क्रीन पे, परमाणु और अणु। इसके हम बात कर रहे थे, काफ़ी बात हमने की। इससे पहले प्रतीक चिन्हों की बात की, लैटिन नाम से दिया गया था, बहुत सारी हमने बात की थी तत्वों के प्रतीक चिन्ह की। इसके अलावा परमाणु के बारे में भी हमने जाना था, परमाणु के आकार के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। आपका जो सिलेबस इस बार है एनसीईआरटी पर आधारित है, तो हम उसी की बात जो है वो कर रहे हैं। अब आपके 3 नंबर चैप्टर में आगे हम बात करते हैं परमाणु और अणु के। जो चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है आपके परमाणु द्रव्यमान। कौन सा है? परमाणु द्रव्यमान। देखिए, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं, जो डाल्टन थे उन्होंने परमाणु सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार? परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट द्रव्यमान होता है, ये बताया था। प्रत्येक तत्व का क्या होता है? प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट द्रव्यमान होता है। ठीक है, विशिष्ट क्या होता है? द्रव्यमान होता है। इसकी बात हमने की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि जो स्योंजन नियम था, स्योंजन नियम में हमने द्रव्य संरक्षण नियम की बात की थी। एक तो किसकी बात की थी? द्रव्यमान संरक्षण नियम की बात की थी। और दूसरी हमने किसकी बात की थी? 2 नंबर किसकी बात की थी? स्थिर अनुपात के नियम की बात की थी। स्थिर अनुपात के नियम की बात की थी। ठीक है, यहाँ पे हम स्योंजन नियमों का उपयोग जो है, स्योंजन नियमों के उपयोग में सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया है। ठीक है ना, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया है। ठीक है, आपको ये चैप्टर समझने के लिए शुरू से ही इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद में देखिए, अगर हम व्यवहारिक रूप से परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है। व्यवहारिक रूप से अगर हम बात करें तो परमाणु का द्रव्यमान परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है। P मैंने प्रोटॉन के लिए लिखा है, ठीक है, और N मैंने किसके लिए लिखा है? न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, इसके कारण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, नाभिक में उपस्थित होने के कारण इस P और N को सम्मिलित रूप से, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है, तो परमाणु की संरचना देखिए इस प्रकार से होती है। परमाणु के बीच में नाभिक स्थित होता है, जो धनावेशित भाग होता है। नाभिक स्थित होता है जो क्या होता है? धनावेशित भाग होता है। इस धनावेशित भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है, टोटल जो मास है, द्रव्यमान है, वो परमाणु के इस नाभिक में ही होता है। किसमें होता है? इस नाभिक में ही उपस्थित होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? A का एटम होता है, M का मास हो गया और U का यूनिट हो गया, अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु, मास को द्रव्यमान, यूनिट को इकाई। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 AMU होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए, इस 16 AMU में 8 तो होते हैं न्यूट्रॉन। 8 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं?
न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन व 8 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, 16 AMU बनाते हैं, अर्थात द्रव्यमान जो है वो बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करते हैं हम आगे कि इसी प्रकार अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन के जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14 AMU होता है। कितना AMU होता है, 14 AMU, अर्थात इसमें 7 न्यूट्रॉन व 7 ही क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए इसका टोटल परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 AMU होता है। कितना होता है, 14 AMU होता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। द्रव्यमान संख्या की जब बात करते हैं तो द्रव्यमान जितना परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन की कुल संख्या या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अब एक बार पेज पे देखिए कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या, कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या या प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या जो है उसको अंग्रेजी के बड़े ए से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, अंग्रेजी के बड़े ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक परिभाषा की ओर बात करते हैं, हम परमाणु संख्या की बात करते हैं कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। परमाणु संख्या जो होती है परमाणु में उपस्थित, चाहे नाभिक, किसके अंदर, नाभिक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसकी संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, केवल प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु संख्या या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को अंग्रेजी के बड़े Z से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े Z से प्रदर्शित इसको किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम, इसका संक्षिप्त रूप है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या जो है इसके बारे में अगर बात करें तो A बराबर Z प्लस N हम लोग लिख सकते हैं। A का मतलब यहाँ पे है द्रव्यमान संख्या जो Z और N के योग के बराबर होती है, अर्थात Z यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हमने किसको बोला है, P को ही बोला है, अर्थात प्रोटॉन को ही बोला है। इसके बाद आगे बात करते हैं नए टॉपिक की। हमारे चैप्टर का नाम जो है, परमाणु की बात हमने कर ली, अब हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है अणु। आगे अब हम विस्तार से बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, अणु। देखिए अणु क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। क्या होगी परिभाषा, देखिए मैं लिख देता हूँ, किसी
किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को भी यह प्रदर्शित करता है, सभी गुण धर्मों को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिस यौगिक अणु से और उस यौगिक के जो सभी कैरेक्टर्स हैं उनको भी ये प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, फॉर एग्जाम्पल नमक का अणु, किसका अणु? नमक का अणु। इसके अलावा और भी फास्फोरस के अणु, किसके? फास्फोरस के अणु। इस प्रकार से आप इनके उदाहरण भी दे सकते हो। ये हमारा जो अणु का टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। अब हम तत्व के अणु की बात करेंगे। किसके अणु की? तत्व के अणु। इसकी बात हम लोग करते हैं, क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि तत्व के अणु से क्या तात्पर्य है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से संचरित या बने हुए होते हैं। संचरित या फिर क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आर्गन, हीलियम। ठीक है, जैसे अगर बात करें Ar है, हीलियम है, इनकी अगर हम बात करते हैं। अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा भी निर्मित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्सीजन अणु है, उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना हुआ होता है। O2 आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को बोला जाता है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है, ये 2 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर ये बनी हुई होती हैं। ऐसे जो होते हैं उन्हें द्विपरमाणु अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विपरमाणु अणु कहा जाता है। इसी प्रकार यदि 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनते हैं वो क्या बनाते हैं? ओजोन का निर्माण करते हैं। O प्लस O 3 हो गए O3 बोला जाता है ओजोन को। किसको? ओजोन को बोला जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आता है परमाणुकता। एक शब्द आता है परमाणुकता। इसकी अगर हम बात करें कि परमाणुकता क्या होती है, तो देखिए, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। अर्थात अगर हम इसका उदाहरण देखें तो मान लीजिए हमने ओजोन लिया, O3 सूत्र होता है। O के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। तो इसकी परमाणुकता भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
इसी प्रकार ऑक्सीजन के अंदर 2 हैं तो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं यौगिक की कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक की जब बात करते हैं कि यौगिक किसे कहेंगे तो बिल्कुल इजी है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु लिख देता हूं मैं साथ में, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर, रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो पदार्थ बनाते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जैसे नमक, जल, अमोनिया, ठीक है, होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत सारे हैं, NaCl, ठीक है। ये निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर बना है। इसी प्रकार H2O जल, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, ये मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो रहेगा आयन। लास्ट टॉपिक जो है वो है हमारा आयन। आयन देखिए, आयन की बात करते हैं। चलो नए पेज पे कर लेते हैं आयन की बात। पेज तो मिल जाएगा हमें, ये रहा, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पेज मिल गया। लो बच्चों, नया पेज जो है वो हमें मिल गया है। ये देखिए, इस पेज पे हम बात अभी करेंगे। लो पानी पी लिया है साथ में, बोलते बोलते साथ में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी जल का नाम आया था H2O, तो जल याद आ गया। अभी बात करते हैं आयन की, ठीक है। आयन क्या होते हैं इनकी बात हम करते हैं। देखिए, तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। तो उनके आधार पर आयन जो हैं उनको बताया गया है। अगर हम बात करें तत्वों के परमाणुओं में ऋण आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण कौन है? मान लीजिए ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है जो धनावेशित होता है। इसके चारों ओर कक्ष पाए जाते हैं, हमने पढ़ा पहले, ठीक है। KLMNO इनको रख सकते हैं। इनमें मान लीजिए इनमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो ऋणावेश होता है, तथा अगर हम बात करें धनावेशित प्रोटॉन जो नाभिक के अंदर है भी, उस पर क्या होता है, धनावेश का चिन्ह होता है, जो आपस में बराबर होते हैं और बराबर होने के कारण परमाणु है वो विद्युत का उदासीन होता है। ये विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें आयन की परिभाषा की, तो परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष, ये बाह्यतम कक्ष मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये बाह्यतम कक्ष है। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर,
त्याग कर बाहर निकाल दिया, या ग्रहण करके अंदर ले लिया। ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। मान लीजिए कोई परमाणु है वो सीधा ही है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो भी क्या होता है, आवेशित होता है। और अगर वो ग्रहण करता है तो भी आवेशित होता है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता तो वो विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। तो आवेशित हो जाता है। इन आवेशित कणों को ही हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और ये जो हैं आवेश के आधार पर आयन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ऋणायन, दूसरा धनायन। दूसरा कौन होता है, धनायन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे कल इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर चैप्टर कल हमारा पूरा हो जाता है तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 7 हमारे पूरे हो जाएंगे।